नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और हमारे इस खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के सरगंगाराम और एम्स अस्पताल बने कोरोना हॉटस्पॉट। सरगंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर वैक्सीनेशन के बाद भी मिले संक्रमित, तो एम्स के 50 कर्मचारी पॉजिटिव। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर आपके केंद्र से तीखे सवाल। आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से पूछे कई सवाल। मजदूरों के पलायन की खबरों पर भारतीय रेलवे ने दिया स्पष्टीकरण। खबरों को बताया कोरी अफवाह, कहा रेलवे के पास हैं पर्याप्त ट्रेनें। गाजियाबाद में जल निगम के इंजीनियर के भ्रष्टाचार की खुली पोल। 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या। पुलिस ने मृतक के वांटेड अपराधी होने का किया खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर भयावह रूप लेता जा रहा है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशें विफल नजर आ रही हैं। अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लोगों को कोरोना तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। सरगंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं एम्स अस्पताल के 50 मेडिकल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना भयावह रूप धारण करता जा रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद महामारी तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इस लहर में कोविड-19 एक बार फिर अस्पतालों के डॉक्टर्स, कर्मचारी और अन्य स्टाफ को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। दिल्ली का सरगंगाराम अस्पताल कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। दिल्ली के प्रतिष्ठित सरगंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी डॉक्टर्स को टीका लग चुका है। जानकारी के मुताबिक 32 डॉक्टर होम क्वारंटाइन में हैं, जबकि 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 1 साल से महामारी के दौरान सरगंगाराम अस्पताल और इसके मेडिकल स्टाफ ने कोविड-19 के इलाज में अहम भूमिका निभाई है। वहीं कोरोना का कहर दिल्ली के सबसे बड़े अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स अस्पताल में भी देखने को मिला है। एम्स में 50 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने का पता चला है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते के अंदर 50 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स के मेडिसिन विभाग में कुछ डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, वहीं सर्जरी विभाग के कई डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल स्टाफ के तेजी से संक्रमित होने के मामले सामने आने के बीच एम्स प्रशासन ने ओपीडी बंद करने का फैसला लिया और अब जनरल ओटी सेवा बंद करने का भी फैसला ले लिया गया है। जनरल ओटी सेवा अगले आदेश तक बंद रहेगी, सिर्फ जरूरी ओटी ही होंगी। साथ ही 10 अप्रैल से सिर्फ जरूरी सर्जरी की इजाजत होगी। इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली के बाहर से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को होगी। कोरोना संक्रमण राजधानी में किस तरह से पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में ही 7,437 लोग कोरोना संक्रमित हुए, तो वहीं 24 लोगों की जान चली गई। वहीं अब दिल्ली में संक्रमित एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 23,181 हो गई है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब बढ़कर 11,157 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 8.10% हो गया। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोकनायक अस्पताल में कोविड-19 संक्रमितों की बेड की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी है और जीटीबी अस्पताल में भी बेड की संख्या 500 से 1000 कर दी गई है। इसके साथ ही डेंटल और आयुष डॉक्टरों को भी अब कोविड-19 अस्पतालों में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। सरकार के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
देश में जारी वैक्सीनेशन के बीच देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को घेरा है। आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की कमी को लेकर कई तीखे सवाल किए हैं और विदेशों को की जाने वाली वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। आज पूरे देश भर में वैक्सीन शॉर्टेज यानी कि वैक्सीन डोजेस की किल्लत छा गई है। मैं अगर आपको कुछ राज्यों का उदाहरण दूं, किसी राज्य के पास 1 दिन की वैक्सीन डोज बची है, किसी राज्य के पास 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है, किसी राज्य के पास 4 दिन की वैक्सीन डोजेस बची हैं और कुछ राज्यों में तो वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए और वैक्सीन के स्टॉक्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। हमें कहा गया था देश की सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, कि बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई आ गई, वैक्सीन आ गई, लाइफ सेविंग ड्रग आ गई, लेकिन आज वो लाइफ सेविंग ड्रग, वो वैक्सीन, वो टीका, वो जीवन दान का टीका, वो सुरक्षा कवच हमारा आज हम भारत के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि आंध्र प्रदेश के पास केवल 2 दिन की, महज 2 दिन की डोज बची है वैक्सीन की। बिहार सरकार के पास मात्र 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है। राजस्थान में केवल 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है। उत्तराखंड में मात्र 3 दिन की वैक्सीन डोज बची है। उड़ीसा में मात्र 4 दिन की वैक्सीन डोज मौजूद है और छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में 5 दिन की वैक्सीन डोज बची। यानी कि आज से 5 दिन बाद भारत देश में लगभग सारे राज्यों में वैक्सीन की डोज समाप्त हो जाएगी और टीकाकरण पर पूर्ण विराम लग जाएगा जब तक नई सप्लाई वैक्सीन की नहीं आती है। पुणे में खास करके 109 वैक्सीन सेंटर बंद हो गए, उन पे ताला लग गया। मुंबई में 26 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए। उड़ीसा में 700 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वैक्सीन समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन सेंटर्स बंद हो गए, कई राज्यों में बंद हो गए। तो एक तरफ एक स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में वैक्सीन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वी हैव रन आउट ऑफ स्टॉक्स। हमारी जितनी भी गोडाउन में जितनी भी वैक्सीन बची थी वो सारी लग चुकी और समाप्त हो गई। और दूसरी ओर भारत देश, इतनी वैक्सीन भारत के लोगों को नहीं लगाई गई जितनी वैक्सीन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने एक्सपोर्ट कर दी। मैं आज एक्सपोर्ट के भी कुछ आंकड़े आपको देने जा रहा हूं, लेकिन जहां एक तरफ भारत के लोग वैक्सीन सेंटर्स के बाहर खड़े हैं कि वैक्सीन की डोज आए और ये जीवन दान का टीका, ये सुरक्षा कवच हमें सरकार मुहैया कराए, और वो बेचारे लाइनों में लगे हैं लेकिन वैक्सीन समाप्त। और दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 645 लाख वैक्सीन डोजेस को 84 देशों में एक्सपोर्ट कर दिया है। 645 लाख डोजेस, शायद अब वो 650 लाख हो गया है। मैं तो आपको अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे आंकड़ा दिया गया है वही बता रहा हूं। 645 लाख डोजेस 84 देशों को हमने एक्सपोर्ट किया। और अभी तो चौंका देने वाली आपको एक चीज मैं और बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत सरकार ने यह वादा कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि भारत में बनने वाली वैक्सीन की 45 मिलियन डोजेस, यानी कि 450 लाख डोजेस भारत देश पाकिस्तान को देगा। 45 मिलियन डोजेस जो भारत में वैक्सीन बनेगी उसका
पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपके लिए कौन ज़रूरी है? आपके लिए भारत देश के लोग, उनका अच्छा स्वास्थ्य, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनको जीवन दान का टीका लगाना ज़रूरी है, या पाकिस्तान की आबादी को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? ये आज भारत सरकार इस पे अपना स्पष्टीकरण दे। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन की खबरें जोरों पर है। इसी पर भारतीय रेलवे ने स्पष्टीकरण जारी किया है और मजदूरों के पलायन की खबरों को कोहरी अफवाह बताया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने और क्या कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। देश एक बार फिर उसी संकट के दौर में जाता दिख रहा है जहां पिछले साल था। शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर लोगों को सताने लगा है। फिर से लोगों के अपने घर वापस जाने की खबरें आ रही हैं। लगातार बढ़ रही सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सिर पर है और दिल्ली, पुणे समेत अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटने लगे हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बीते दिन बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर जाते हुए दिखे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिली। ऐसा लगने लगा कि शायद लोगों को लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय रेलवे ने एक स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि कुछ अखबार और न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने के डर से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है। रेलवे ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे के मुताबिक दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नहीं बढ़ रही है और सब कुछ सामान्य है। हालांकि पंजाब केसरी ग्रुप इस बात की पुष्टि नहीं करता है। रेलवे के अनुसार पिछले साल कोरोना से पहले कुल 375 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही थी और अभी 305 और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इस तरह अभी 28% ट्रेनें चल रही हैं जो यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। रेलवे की तरफ से यात्रियों की मांग को देखते हुए समय समय पर ट्रेनें चलाई जाती हैं। अगर रेलवे को मांग बढ़ती हुई दिखती है तो वो कुछ और ट्रेनें चला देता है। जैसे होली के दौरान बहुत सारी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। इस तरह की खबरें इसलिए भी फैल रही हैं क्योंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग रहा है और कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए लोग डर रहे हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। इसी के साथ देश में लगातार कोरोना केस के नए रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए कोरोना केस आए और 685 लोगों की जान चली गई। हालांकि 59,258 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 4 और 6 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केस आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। गाजियाबाद में जल निगम के एक इंजीनियर का भ्रष्टाचार सामने आया है। मेरठ की विजिलेंस टीम ने जल निगम के इंजीनियर को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले सरकारी इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है। यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इस सरकार में जल निगम के इंजीनियर विक्रम सिंह ने सरकार के तमाम दावों को पलीता लगाने का काम किया है। गाजियाबाद में मेरठ की विजिलेंस टीम ने जल निगम के इंजीनियर को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर से दिल्ली के लिए पानी सप्लाई किए जाने वाली गंग नहर का 3 करोड़ 60 लाख रुपए का सिल्ट उठाने का ठेका जल निगम से सतीश नाम के ठेकेदार को दिया गया था। आरोप है कि इस काम को शुरू करने से पहले जल निगम के इंजीनियर विक्रम सिंह ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। परेशानी बताइए कि मेरा टेंडर हुआ था 20 लीटिंग के 2 टेंडर, एक 60 का, एक 2 कुछ का, 3 60 का दोनों योजना 200% इधर ये कई बार है जी टाइम को से सिल्ट निकालते हैं उसको। अच्छा वो क्या नाम है उसके लिए पूछ रहे थे आपको। 2 महीने हो गए टेंडर हुए, पहले तो टेंडर इसलिए 2 महीने करा हुए, उसके बाद 2 महीने से डेट ऑफ स्टार्ट दे दी, लेकर टैंकों से पानी निकाल दिया, सीट भरी खड़ी है। उसके बाद डेट ऑफ स्टार्ट देने के बाद भी वहाँ मेजरमेंट कराने लगे। जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी, असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर थे, उनको मेजरमेंट के लिए मना कर दिया।
मेरी 2 महीने से वहाँ लेबर मशीन सब चीज खड़ी है 2-3 महीने से। कुल कितने की डिमांड कर रहे थे? और कुल डिमांड कर रहे 25 25 लाख। लाख जी। तो मैंने कहा भाई मैं तो दे नहीं पाऊंगा 25 लाख। 3 करोड़ के काम में 25 लाख रुपए काट दूंगा। इन्होंने दिलाने पड़ेगा काम होगा नहीं, काम बंद पड़ा रहेगा तुम्हारा। अभी चलो देखते हैं, हमने 1.5-2 महीने वेट भी करा, समझाया अभी इसको आदमी बनी में कुछ ऊपर नीचे कर लो कोई बात नहीं, ये आदमी ने बात कर दिया कभी करूँगा। विक्रम ही परेशान करता था? ओ विक्रम ही परेशान करता था, कोई और भी अधिकारी, चीफ इंजीनियर या उससे ऊपर या उससे नीचे? किस तरीके से कराया? वो तो जनता बैठी है ट्रैप कराने में, लोग सभी लोग सहयोग खाए। फिर मैंने शिकायत दर्ज कराई, इन्होंने मुझे रास्ता बताया कि हम लोग ले चलो कराते थे। जिसके बाद एक बार फिर ठेकेदार ने काम शुरू करने के लिए इजाजत मांगी, लेकिन दोबारा फिर से पैसे की मांग की गई। थक हार कर ठेकेदार ने विजिलेंस टीम में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने ट्रैप लगाया और इंजीनियर को 13 लाख रुपए देने की बात ठेकेदार से तय करवा दी। जब ठेकेदार विक्रम सिंह के पास नकदी लेकर पहुंचे तो उस वक्त विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ठेकेदार से इंजीनियर ने पहले भी कई बार रिश्वत ली है, जिसके चलते ठेकेदार बेहद परेशान हो चुका था और उसने भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला कर लिया। फिलहाल विजिलेंस की टीम की मदद से इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत विजिलेंस टीम ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में मामला दर्ज कराया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के मंडावली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी। वहीं इस मामले की जांच करने पहुंची पुलिस ने जांच के बाद एक खुलासा किया है और बताया है कि जो मृतक है वो एक वांटेड अपराधी है। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। मामला पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके का है, जहां देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान 23 साल के मोहम्मद फरमान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि फरमान अपने परिवार के साथ वेलकम इलाके में रहता था। बीती देर शाम वो मंडावली इलाके में किसी काम से आया था, जहां 3 बाइकों पर सवार आधा दर्जन बदमाशों ने बेहद नजदीक से फरमान पर कई राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें आ गई हैं। यहाँ पे 2 स्कूटी पे 2 जने आए थे, काली रंग की स्कूटी थी उनकी, और वो एक लड़के के पीछे भाग रहे थे और उनको 5-6 गोली या राउंड उन्होंने फायर करा। मेरे हिसाब से 3-4 गोली उस लड़के को लगी होगी और फिर किसी ने 100 नंबर पर कॉल करा तो अपनी साइड को मार के गोली और भाग गए। और तो उन्होंने हेलमेट लगा रखा था ब्लैक कलर का। अच्छा, जिसके ऊपर गोलियां चलाई कौन वो लड़का था, कुछ उसके बारे में पता चल पाया? क्या यहीं का रहने वाला था वो? ये हमें जानकारी नहीं पता कि यहीं का था या नहीं था, ये हमें जानकारी नहीं है। अगर ये तो कि हम रोड पे निकल लेते तो हमने देखा। अच्छा, तो लगभग कितने गोलियां चली होंगी यहाँ पर? 5-6 के आसपास गोलियां चली और उन्होंने हेलमेट लगा रखे थे ब्लैक कलर के। तो क्या कंडीशन है अभी उसकी, कुछ पता चल पाया? हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल में पता होगा क्या है क्या नहीं थी उसकी, मगर जो काफ़ी ब्लड निकली था। कुछ उम्र पता चल पाई उनकी हमलावरों की, या फिर जिसको गोलियां लगी हैं उसकी? जो गोली मारने वाले थे 30 से 35 साल के आसपास की उम्र होगी उनकी। और जिसको लगी उसकी भी ज़्यादा कोई खास उम्र नहीं थी, मगर एक ही सब यहाँ से चले गए थे, भागे थे। अभी क्या कुछ पुलिस को मिल रहा है यहाँ से? पुलिस आई है, अपना पुलिस इंक्वायरी कर रही है यहाँ पे और सीसीटीवी कैमरे देख रही है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहे हैं वो भागते हुए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल फरमान को एलबीसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि फरमान वेलकम इलाके का घोषित बदमाश था। फिलहाल पुलिस इस मामले में पुरानी रंजिश के अलावा कई एंगल से जांच कर रही है। साथ ही सीसीटीवी कब्जे में लेकर हमलावरों की पहचान में लगी हुई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।